ये कुछ सीख जाएँ, कुछ पढ़ लिख जाएँ, कुछ मेहनत कर जाएँ। फिर उनको मैंने एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म देके मैंने उनको इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई और मॉक इंटरव्यूज़ भी लिए। जो ये मेरा सेशन है इसके अंदर मैं मॉक इंटरव्यूज़ भी लूँगा, हर एक के 3-3 2-2 मॉक इंटरव्यूज़ ऑनलाइन। आप लोग घर पे कैमरे के आगे बैठ जाएँगे, ज़ूम के आगे लैपटॉप पे मैं उसी वक़्त आपका इंटरव्यू कर लूँगा। वो पता चल जाएगा असेस मैं कर लूँगा उसी वक़्त 2 मिनट के अंदर और बाकी सवाल-जवाब से भी आपके अभी चूँकि लेबर इंस्पेक्टर का इंटरव्यू होना है, बहुत सारे और इंटरव्यूज़ होने हैं, तो ये जो इंटरव्यू का सेशन है, ये दिस इज़ फॉर एवरीबॉडी। जो भी टेस्ट पास करेंगे आप, उसका मैं आपको बता दूँगा। हर थोड़ी-सी स्पेशलिटीज़ डिफरेंट होंगी, तकरीबन बाकी इंटरव्यू 80% सबके सेम होते हैं। साइकोलॉजिकल का भी बता दूँगा, इंटरव्यू का भी बता दूँगा आपको। बज़ाहिर तो बहुत सारी अकेडमीज़ तैयारी करवा रही होती है इंटरव्यू की। वो आपको एक आध मॉक भी ले देंगे, आपको पिक्चर्स भी ले देंगे, आपको सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल जो तैयारी करनी होती है ना, वो ऐसे-ऐसे लोगों को अकेडमी वाले बुलाते हैं, जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत थोड़े इंटरव्यूज़ दिए होते हैं या लिए नहीं होते इंटरव्यूज़। जो वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो पढ़ा नहीं रहे होते। उनको पता ही नहीं होता कि बच्चे की तैयारी का लेवल क्या है, बच्चे को पढ़ाना क्या है। तो हम लोग चूँकि इस फ़ील्ड से वाबस्ता भी हैं और हम लोग खुद भी इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं, लिए भी हैं। हमें पता होता है कि यार इस बच्चे में क्या ख़ामी है और इसको हमने किस तरीके से इसको ठीक करना है। हर चीज़ ठीक हो जाती है। मैंने जब ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू दिया था, तो वो बड़ा एमी सा गया था, मतलब मॉक इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ। पैनिक हो जाते थे कि यार ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर तैयारी की, फिर आस्ता-आस्ता एक मॉक इंटरव्यू और फिर और, फिर और, फिर और। ऐसे फिर बाद में बम्बू बन गया कि बस हम कहते भई वो आके हमसे कोई भी आके बंदा इंटरव्यू ले ले। वो डर खत्म हो गया था इंटरव्यू का। वो डर कैसे खत्म होता है जब आपकी तैयारी सही होती है। तैयारी कैसे सही होती है मैं बताता हूँ कैसे सही होती है। क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी हो, आपको पूरा लॉजिकल आपके पास आंसर हो किसी भी सवाल का, जवाब आपको आता हो और आप कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है। वरना जितना मर्ज़ी बंदा कॉन्फिडेंट हो, वो इंटरव्यू में शेक हो जाता है और इंटरव्यू में ट्रेम्बल करना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी ही नहीं हुई होती उस पैटर्न के ऊपर। तो बहुत सारे हमारे मेंटर हैं जो लोगों को मैं कहता हूँ कि वो तबाह कर रहे हैं। अच्छी खासी लोगों की मेहनत वो ज़ाया करवा देते होते हैं। इंटरव्यू में उनको ऐसी-ऐसी टिप्स दे देंगे, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमने तो बड़ा से बड़ा पंजाब के अंदर पीएमएस से बड़ा इंटरव्यू तो कोई नहीं है। वो दिखा दें आप, तो पीएमएस से बड़ा अंग्रेज़ी में लिया जाने वाला कोई इंटरव्यू या पीएमएस साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, पीएमएस से बड़ा इंटरव्यू कोई भी नहीं होता। हमने वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किए होंगे। तो ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी होती हैं और कभी भी उस बंदे के पास तैयारी ना करें, भले आपने खुद करनी है खुद करें, आई डोंट नो, आई डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन यार तैयारी ठीक करें। देखिए आपका पूरा ख़ानदान रिलाय कर रहा होता है आपके ऊपर, आपकी पूरी लाइफ़ आपके ऊपर रिलाय कर रही होती है। टेस्ट आप लोग रिटन में पास कर जाते होते हैं, इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं, वजह क्या है? वजह आप में फ़ॉल्ट नहीं है, वजह आपकी तैयारी में फ़ॉल्ट है। वजह आपकी पर्सनैलिटी के कुछ वो पार्ट्स होते हैं जिनको हमने थोड़ा-सा ठीक करना होता है, वजह वो होती है। तीसरी वजह हम डिमोरलाइज़ होके फिर तैयारी नहीं करते, हम कहते हैं यार देखी जाएगी, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा हो जाएगा। यार मैंने ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे लोग हिस्ट्री मिसालें पढ़ी हैं, पढ़ा रहे हैं, जीके पढ़ा रहे हैं, जिनके खुद 50-50 टेस्ट पास होते हैं। वो खुद कहते हैं हमारे इतने टेस्ट पास हुए, इंटरव्यू एक भी नहीं पास होता। वजह क्या है? मेरा पहली दफ़ा पीएमएस दिया, दूसरी अटेम्प्ट थी मेरी खैर। दिया, पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर हो गया। बहुत अच्छे नंबर थे इंटरव्यू में। तैयारी की, बहुत अच्छे नंबर लिए। बड़ा कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दिया। फिर उसके बाद जब मैंने बच्चों से इंटरव्यूज़ लिए, तो मुझे फिर समझ आती गई कि इस बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है। 700 इंटरव्यूज़ लेना कोई आम बात नहीं होती। मैं लाहौर जब रहता था, तो मैंने बड़े इंटरव्यूज़ किए। यहाँ पे भी करता रहता हूँ, पीएमएस के बच्चे भी आते रहते हैं, सीएसएस के भी आते रहते हैं। वो देते रहते हैं टेस्ट। 1 पेपर वाले भी आते होते हैं। मैं तो दफ्तर में भी बुला के इंटरव्यूज़ कर लेता होता हूँ। 15 मिनट, 10 मिनट बहुत होते हैं एक शॉर्ट से इंटरव्यू के लिए। ज़्यादा लंबा करना हो तो 20 मिनट मैक्सिमम होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी नौकरी, आपकी जॉब और आपकी पूरी फैमिली आपके उस एक इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। वरना आप अगर वो इंटरव्यू फ़ेल कर जाएँ तो सारी ज़िंदगी लोगों की लानतें पड़ती हैं, लोगों के ताने पड़ते हैं और आप सर नहीं उठा सकते। वो एक ही अल्लाह आपको अपॉर्च्युनिटी ज़रूर देता होता है।
और अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला आपको दे रहा है कि यार आप पास कर जाओ और इंटरव्यू में अच्छे नंबर लेके एलोकेट हो जाओ, घर बैठे आपको 17वें ग्रेड की नौकरी मिल जाए यार, 16वें ग्रेड की नौकरी मिल जाए, 17वें की मिल जाए, 14वें की मिल जाए, और क्या चाहिए आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे, इनकी तैयारी 14वें ग्रेड वाली होती है, कुछ की पर्सनैलिटी और कुछ की तैयारी ऐसी होती है कि वो 17वां ग्रेड उनको डिजर्व करता है, कुछ को 16वां कर रहा होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है। जो मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवाता रहा हूँ, उनको ट्रैक रिकॉर्ड है, जाके पूछें। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 60 टू 70% रेशो थी, 60 टू 70% रेशो, कि मेरा इंटरव्यू की तैयारी का बच्चा वो पेपर में दे के एलोकेट हुआ है। ऐसे नहीं हुआ। मेरा 100+ सब इंस्पेक्टर है, 1000+ सक्सेस स्टोरीज ऐसे नहीं बन जाती 2.5 सालों के अंदर। मेहनत करनी पड़ती है, खुद भी और उनसे भी करवानी पड़ती है। उनको मैं टास्क देता होता था, जैसे आप लोगों को दूंगा कि यार ये करो, ये करो, ये करो, मुझे मॉक दो, मुझे ऑनलाइन दो, लाइव दो, बैठो मेरे सामने कंप्यूटर के ऊपर, आओ जरा मॉक दो। घबराने वाली बात नहीं होती, ना झिझकने वाली, ना शर्माने वाली। देखो मॉक आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी भाई को कह दें यार आगे मेरा मेंटर, लेकिन उसका जजमेंटल और असेसमेंट का लेवल वो नहीं होगा। हम लोगों ने तो बहुत सारे फेजेस भुगते हुए हैं। हम लोगों ने, यानी कि आप कह लें कि हम लोगों ने असेसमेंट अपनी करवाई होती है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल रिटर्न, हम एक्सटम्पोर देते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, साइकोलॉजिकल उसके इंटरव्यू के अंदर ग्रुप एक होता है, एक टॉपिक देते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन आपने करनी होती है। एक्सटम्पोर का मतलब तकरीर हम करते होते हैं पीएमएस के, जब रिटर्न पास कर जाते हैं उसके बाद की बात है। आपसे 5 मिनट की तकरीर करवाते होते हैं, 2 मिनट की तकरीर करवाते हैं, डिपेंड करता है। फिर फाइनल इंटरव्यू होता है, वो इंग्लिश में होता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती भाई, हम कोई अंग्रेज नहीं पैदा हुए। हम मैं तो बताता होता हूँ कि यार मैं तो पिंड से बिलोंग करता हूँ, टाट पे बैठ के पढ़े हुए थे हम। तो अंग्रेजी तो जाके सीखी थी छठी में, अब माशाल्लाह बोल भी अच्छी लेते हैं, लिख भी अच्छी लेते हैं। तो वो सीखता कोई भी नहीं है ना माँ के पेट से, हम लोगों ने खुद एफर्ट करके। मेरी अंग्रेजी मैं आपको बताऊं, जब पीएमएस दे दिया था तो उसके बाद स्पोकन इंग्लिश फिर मैंने बेहतर की थी, बोल बोल के, तैयारी करके, पढ़ पढ़ के, और इंटरव्यू के टाइम तक मैंने पहुंचते पहुंचते अपनी फिट कर ली थी सारा कुछ। तो बंदे को आ जाती होती है, कहने का मकसद ये अंग्रेजी ना भी हो, उर्दू में भी बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, खाली अंग्रेजी में नहीं होते। आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, असेसमेंट वो आपको यहाँ से सिखा रहे होते हैं, आपके नॉलेज से, पर्सनालिटी से, आपकी रीजनिंग से, आपकी आप कह लें कि आपकी आप किस तरीके से चीज़ों को टैकल करते हैं। क्या आप झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते भी हैं तो आप उसको मैनिपुलेट किस तरह से करते हैं? आप कितने शार्प हैं? आपकी पर्सनैलिटी में डलनेस तो नहीं है? आप स्मार्ट वर्कर हैं, हार्ड वर्कर हैं, क्या नहीं, सारा कुछ इंटरव्यू में आपको जज करते हैं। खैर आप आते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा जो मेन फोकस है वो आज इंटरव्यू के सेशन के ऊपर है, और लेट्स डिस्कस द इंटरव्यू सेशन। इंटरव्यू सेशन में मैं आपको पहले आज के सिर्फ, क्योंकि डेमो क्लास है, कल से हम ऑफिशियली इसको लेके चलेंगे 8:30 से 10 बजे के दरमियान। आज मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा कि आप इंटरव्यू में वो पूछते क्या है, कंडक्ट क्या है, बैठना किस तरीके से होता है, उठना किस तरीके से होता है, और मैं आपको तैयारी किस तरह से करवाऊंगा। कल से मैं आपको टॉपिक वाइज उसकी तैयारी करवाना शुरू करूंगा। यार देखें, इंट्रोडक्शन के लिए ना, सबसे पहले इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अटायर। अब आते हैं अटायर में क्या क्या होना चाहिए। मैं ना आपको कुछ, जो इंटरव्यू का मेरा सेशन होगा पेड रजिस्टर्ड, उसमें आपको तस्वीरें भेजूंगा कि ये पिक्चर है, इस तरह का आपका कोट होना चाहिए, इस तरह की आपकी टाई होनी चाहिए, इस तरह के आपके कफलिंग्स होने चाहिए, और इस तरह का आपका ये बाजू जो है, ये थोड़ा सा इतना सा जो है ये कोट से निकला होना चाहिए। कोट आपका किस कलर का होना चाहिए, ठीक है, जूते आपके किस कलर के होने चाहिए, पैंट की जो क्या लें कि आखिरी जो स्लीव है, वो कहाँ पे फॉल कर रही है, जूते के कहाँ पे फॉल कर रही है। एक एक चीज़ मैटर करती है। अगर पैंट आप बड़ी पहन के चले जाएं, नीचे जूते होने, जूते भले कितने महंगे क्यों ना हो, पैंट कितनी महंगी क्यों ना हो, कोट कितना महंगा क्यों ना हो, आपकी सारी इमेज ही खराब हो जाता है। तो उसके अलावा टाई आपकी, उसकी लेंथ कहाँ पे होनी चाहिए, टाई की लेंथ, और बाकी चीज़ें कोट के साथ नहीं लगानी आपने, और बड़ा फॉर्मल होके, बड़ा प्रोफेशनल हेयर कटिंग आपकी किस तरीके की होनी चाहिए, वो सारा मैं आपको बताऊंगा जो हमारा रजिस्टर्ड सेशन होगा उसके अंदर। औरतों के लिए भी बताऊंगा, मर्दों के लिए बताऊंगा कि कौन सा कलर उन्हें सूट करता है, किस तरह के कलर के कपड़े पहन के इंटरव्यू में जाना चाहिए, किस तरह के जूते होने चाहिए, कैसे जूते होने चाहिए, मैं आपको उसकी तस्वीरें भी भेज दूंगा। ये ना हो कि आप जूते किसी और तरह के पहन के चले जाएं इंटरव्यू। इंटरव्यू बड़ा फॉर्मल सा एक
आपका एक इंटरेक्शन होता है उनके साथ, वो आपको जज करते हैं कि किसी बंदे की पर्सनालिटी किस तरह की है। उसके बाद ये तो होगी पहनने ओढ़ने की चीज़। इंटरव्यू में कंडक्ट में बाद में डिस्कस करूंगा कि आपने जाना किस तरह से, बैठना किस तरह से, बोलना किस तरह से, आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से करने हैं, हैंड मूवमेंट आपकी किस तरीके से होनी चाहिए, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें वो जज करते होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है तो वो आपकी कितनी इफेक्टिव होनी चाहिए, और इंटरव्यू की तैयारी कैसे कीजिए, चूँकि हमारा मेन जो टॉपिक है वो तैयारी है इंटरव्यू की। बैठना उठना वो ठीक हो जाती है, वो 2 मिनट का काम होता है, बात की बात है। वो मॉक 1-2 मॉक में आपके सेशन लूँगा, 2-2 3-3 इंटरव्यूज़ लूँगा, तो उसमें आपको पता मैं खुद ही बता दूँगा कि अब ऐसे बैठें, ये आपका पोस्चर होना चाहिए, हैंड मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए, आइज़ आँखें की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है? आपका पिच आवाज़ की कितनी होनी चाहिए, टोन की कैसी होनी चाहिए, ठीक है? आपका आई कॉन्टैक्ट किस तरह से होना चाहिए, हुँ? हैंड जेस्चर्स हैं, पोस्चर आपका किस तरह का होना चाहिए, आपके बैठने का स्टाइल क्या होएगा, ठीक है? ये सारा कुछ मैं आपको बाद में बताऊँगा। हम चलते हैं इसकी तरफ। इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है तैयारी के लिए कि आपको सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? आइए डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि यार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लेट्स सपोज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप क्या जवाब देंगे? आप बताएँगे सर मेरा नाम ये है, मैं इस इलाके से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं इतनी एजुकेशन है, बस। इंट्रोडक्शन जो होता है ना उसके अंदर आपने जान डालनी होती है कि मेरा इंट्रोडक्शन किस तरह का होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में फर्स्टली आप अपना नाम बताते हैं कि दिस इज़ अख्तर मलिक, नेम बताते हैं, या माय नेम इज़ दिस, दिस इज़ अख्तर मलिक। उसके बाद आप बताते होते हैं एरिया। एरिया के अंदर आप क्या बताते होते हैं? एरिया के अंदर आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताते हैं या तहसील बताते हैं। नेटिव विलेज है, अगर आप विलेज बता रहे हैं तो नेटिव विलेज ऑफ तहसील शरकपुर डिस्ट्रिक्ट फिलां, तहसील सादकाबाद डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान, ऐसे तहसील उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताएंगे आप। ठीक है जी। अगर सिटी है तो सिटी बताएंगे, आई हेल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट फिलां, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। आई हेल फ्रॉम तहसील वजीराबाद, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। उसके बाद आप अर्ली अर्ली एजुकेशन बताते होते हैं कि यार मेरी जो अर्ली एजुकेशन है वो कहाँ से है। अर्ली एजुकेशन में लोग बताना शुरू कर देते हैं, सर आई डिड माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम हेयर, आई डिड एफएससी फ्रॉम देयर। नो, सिंपली क्या जरूरत है, मेरे एफएससी में इतने नंबर थे, मैट्रिक में इतने, क्या आपको जरूरत है भाई? को डिस्टिंक्शन है तो फिर बता दें, अगर को बोर्ड शोर्ट में टॉप किया हुआ है तो। आई रिमेन द टॉपर ऑफ 22 गुजरांवाला, 22 बहावलपुर, 22 डीजी खान, कुछ भी है। तो अर्ली एजुकेशन के अंदर आप क्या बताते होते हैं? अगर कोई डिस्टिंक्शन है तो फिर बताने की जरूरत है, नहीं तो आई गॉट माई अर्ली एजुकेशन फ्रॉम, आप उसके बाद तहसील बता देंगे कि फिलहाल तहसील से मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन ली। दैट्स इट। ठीक है ना? आपने ना तो एफएससी बतानी है ना मैट्रिक बतानी है, कोई नहीं बताने की जरूरत। हाँ, अगर आपकी वो है डिस्टिंक्शन फिर बता दें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अर्ली एजुकेशन के बाद आ जाती है लेटेस्ट डिग्री। लेटेस्ट डिग्री में आपने क्या क्या चीज़ें बतानी होती हैं? लेटेस्ट डिग्री के अंदर आपने सबसे पहली चीज़ बतानी होती है कि आई आई अर्न माई डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो भी आपकी है, इलेक्ट्रिकल है, बीएस किया हुआ है, किसी चीज़ के अंदर किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, वो आप बताएंगे कि फ्रॉम फिलां यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो भी है, आप उसके बाद बताएंगे इन ईयर 2019 18 17, जो वट जो भी है, लेटेस्ट डिग्री इस तरह बताएंगे आप। ठीक हो गया? अच्छा, ये लेटेस्ट डिग्री बता के उसके बाद फिर आप जाएंगे जो आपने जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर अचीवमेंट्स अगर कोई हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट्स अगर कोई हैं तो एट यूनिवर्सिटी लेवल, जैसे मैं कहता हूँ कि आई वांट टू डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट एट माय यूनिवर्सिटी लेवल, या मैं कहता हूँ कि आई ऑर्गेनाइज्ड सेवरल सेमिनार्स इन माय यूनिवर्सिटी, या मैं कहता हूँ कि मेरी सीजीपीए इतनी थी, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट।
या कोई भी आपका जो आपने अचीव किया हो, कोई प्रोजेक्ट में कोई चीज़ को तीर मारा हो, वो आपने तीर मारा हुआ बताएंगे आप एजुकेशनल अचीवमेंट्स के अंदर। ये आपने सारा कुछ बता दिया। फिलहाल एजुकेशनल अचीवमेंट्स के बाद आप जाएंगे अपनी क्या कहते हैं अ, उसके ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब के ऊपर या एक्सपीरियंस के ऊपर। जॉब एक्सपीरियंस में लेट्स अगर आपके पास नौकरी का तजुर्बा है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। इंटर्नशिप बतानी है वो बता दें, ठीक है। जॉब एक्सपीरियंस बतानी है तो वो बता दें। और जॉब किस तरह से बतानी है कि आई रिमेन्ड, आई ज्वाइंट दिस ऑर्गेनाइजेशन एज अ मैनेजर, एज एन एचआर मैनेजर, ठीक है जी, फ्रॉम दिस टू दिस। इस तरह बताएंगे, यानी कि इसमें डेजिग्नेशन का बताना ज़रूरी है और कंपनी का बताना या ऑर्गेनाइजेशन का बताना ज़रूरी है, ठीक है जी। और कितने साल के लिए या कितने टेन्योर के लिए, वो भी आपने टेन्योर भी बता देना है, कितने टेन्योर के लिए बताना। जॉब एक्सपीरियंस अब आपने बता दिया। जॉब एक्सपीरियंस के बाद फिर आपने बताना होता है कि अ, अगर कोई अचीवमेंट्स हैं, कोई सोसाइटल अचीवमेंट हैं, कोई किसी तरह की चीज़ सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम किया हुआ है, वो अचीवमेंट्स हैं तो आपने वो बता देनी होती हैं आपकी जो अचीवमेंट्स हैं करियर के अंदर। कोई आपने तीर मारा है, कोई आपने सोसाइटी के लिए कोई पॉजिटिव काम किया है, ठीक है जी, किसी एनजीओ के साथ मिलके या कुछ भी, तो वो आप बता देंगे कि सर मेरी ये मतलब ये मैंने अर्न किया, ये मैंने किया है सोसाइटी के लिए। उसके बाद आप फाइनल बता देंगे अपना हॉबीज़ के बारे में कि सर मेरी जो हॉबीज़ हैं वो ये हैं। हॉबीज़ में एक चीज़ का ख़्याल रखना, कुछ लोग ना अपने इंटरव्यूअर का उनको नहीं पता होता कि इनका इंटरव्यूअर कौन है और वो कहाँ-कहाँ सर्व कर चुका है। आप उसको गूगल करेंगे ना, जो आपका इंटरव्यू पीपीएससी के मेंबर्स होते हैं ज़्यादातर, पता चल जाता होता है पैनल में कौन-कौन है। ट्राई टू रीड देम, पता करें कहाँ-कहाँ सर्व किया है। कोशिश करें उन लोगों तक पहुँचे, कहाँ जहाँ-जहाँ सर्व किया है। अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट में डीसी रहे हैं तो उस उनके पीए से, उनके ड्राइवरों से, उनके साथ जो सबॉर्डिनेट्स कोई रहे हैं, उनके दफ्तरों में विज़िट कर लें या टेलीफ़ोन कर लें, अवेलेबल होते हैं नंबर्स। उनसे पूछ लें कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे फ़लाँ बंदे का नंबर चाहिए और जो उनके साथ जानता हो थोड़ा लेटेस्ट 2-3 साल पहले जो ये फ़लाँ जगह पे सर्व कर रहे थे, तो इनकी लाइक्स क्या थे, इनके डिसलाइक्स क्या थे? किन बातों में इनको गुस्सा आता है, किन बातों पे ये इनको अच्छा फ़ील होता है? तो आपने जो ज हॉबीज़ है ना, सम टाइम आपको मैनूवर करनी पड़ती हैं, सम टाइम आपको जेन्युइन बतानी पड़ती हैं। अच्छा, कुछ बाज़ औक़ात लोग हैं जो अपनी हॉबीज़ ऐसी मुश्किल हॉबीज़ बता देते हैं कि उसमें से जो सवाल हैं फिर उनको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। कुछ कहते हैं ट्रैवलिंग इज़ माय फ़ेवरेट हॉबी। भैया आपने कहाँ-कहाँ ट्रैवल किया है? आउट ऑफ कंट्री किया है? या आप वो आपको कहेंगे कि जी हमें ग्वादर से लेके चलो सीधा जाना है हमने जनाब वो वज़ीरिस्तान, या आपको चलेंगे वो जनाब हमने जाना है अपना ह हुंज़ा तक जाना है, आप लेके चलें ना, कौन-सा राउट जाएगा? आपने पूरा रूट बताना है कि अच्छा फ़िलहाँ रूट से ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे जाएगा। ठीक है? कुछ लोग अपनी कुकिंग बता देती हैं लड़कियाँ, फीमेल्स, वो कुकिंग पे फिर क्वेश्चन पकड़ लेते होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग अपनी गार्डनिंग बता देते हैं, कुछ ट्री प्लांटिंग बता देते हैं, कुछ हॉर्स राइडिंग बता देते हैं, कुछ मूवीज़ देखना शुरू कर बता देते हैं, कोई कुछ बुक रीडिंग है। बुक रीडिंग के ऊपर फिर आप वो ऑथर्स पे चले जाते हैं, बुक्स के ऊपर सवाल चले जाते हैं, तो इनको ट्रिकी होता है हॉबीज़ को बताना बेसिकली। मैं आपको बताऊँगा हॉबीज़ आपने किस तरह से बतानी होती है। मैंने तो यार बताई थी ट्री प्लांटिंग और किचन गार्डनिंग, उसपे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने किए थे। बड़े तगड़े-तगड़े क्वेश्चन डाले थे, मैंने सबके आंसर कर दिए थे। ठीक है? तो उन्होंने मुझसे उन्होंने इतना तक पूछा था पीपल ट्री की कौन पूजा करता है? कौन-सा मज़हब पूजा करता है? तो उनके सवाल इस लेवल के भी होते हैं। ठीक है ना? तो आपको यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। उसके बाद हम आगे की तरफ जाते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। दिस इज़ अख्तर मलिक। मैं बताता हूँ। आई हेल फ्रॉम द नेटिव विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट रहीम खान, डन, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट रहीम खान। I got my early education from Sadqabad. I earned my degree, bachelor's degree in electrical engineering from Hamdard University, Karachi. उसके बाद अचीवमेंट्स हैं अगर कोई हैं तो बता दें, मेरी तो कोई अचीवमेंट ही नहीं थी भाई, तो कोई ज़रूरत नहीं होती अगर कोई अचीवमेंट नहीं भी है तो। घबराने वाली, परेशान होने की बात नहीं है। मेरे मैट्रिक में 68% थे, एफएससी में 60 थे, मैं भी आप जैसा हूँ, शायद आप मुझसे बहुत अच्छे हों एजुकेशनली।
इधर आके मैंने बहुत मेहनत की CSS में, बहुत अन्यवाह मेहनत की थी। ठीक है ना, तो उस वक्त हम बड़े चिल थे, FSC मैट्रिक में हमें था कि बस हो जाएगा, पढ़ लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छे जो कीड़े हों, किताबी कीड़े हों, उन्हें उनको ही नौकरी मिले, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली ऐसे लोग फेल भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन डिसहार्ट होने वाली बात नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी टैकल किस तरह करते हैं क्वेश्चन आंसर को, आप वहाँ पे कंडक्ट किस तरह का है, आपकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये चीज़ डिसाइड करती है आपकी सिलेक्शन को। आपकी पर्सनैलिटी के साथ तक गुजरते हुए आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है। ठीक है ना, आप आपके मुल्क के इंटरेस्ट के बारे में सोचते भी हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई इंट्रोडक्शन के बारे में। जॉब एक्सपीरियंस है तो बता दें, इंटर्नशिप की हुई है तो भी बता दें आप, चलेगा। सिंपली उसके बाद फिर आपने अचीवमेंट्स बतानी है। हैं तो कोई बता दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने बताई थी कि मैंने इतने सारे दरख्त लगाए हुए हैं, फ़िलहाल जगह पे दरख्त लगाए हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स के लगाए हैं। उसके बाद हॉबीज़ बता दी थी मैंने, और हॉबीज़ में यही थी हॉबीज़, ट्री प्लांटिंग वगैरह और ये जॉगिंग शॉगिंग और ये इस तरह की चीज़ें हो गई। तो ये बस दैट्स ऑल। ये इतना सा आपका 1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन होगा, ज़्यादा नहीं। क्रिस्प रखें, शॉर्ट रखें, शॉर्ट क्रिस्प। जितना आपका शॉर्ट और क्रिस्प होगा उतना ही आपका अच्छा जाएगा इंटरव्यू। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। फिर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में वो आपसे पूछता है। लेट्स सपोज वो आपसे पूछेगा, यार आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है, आपकी पर्सनालिटी के 2 पॉजिटिव्स क्या हैं, 2 नेगेटिव्स क्या हैं, आपके फादर की क्या स्ट्रेंथ है, मदर की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मदर की क्या वीकनेस है, फादर की क्या वीकनेस है, इस हद तक भी पूछ लेते होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको वो पूछते हैं कि आपको गुस्सा किन बातों पे आता है। अब स्ट्रेंथ है, लोग क्या कहते हैं, लोग स्ट्रेंथ है, मैं कहता हूँ क्लैरिटी इज माई स्ट्रेंथ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, यार मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनालिटी वाला बंदा हूँ। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं कूल माइंडेड रहता हूँ और मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ों की तरफ जाता हूँ, मतलब चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ, rather than poking my nose in reasons and making things worse, तो मैं चीज़ों को सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। ये हार्ड वर्किंग आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, कंसिस्टेंसी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है ना, तो वो आपसे उसकी एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। वीकनेस के बारे में आपसे पूछेंगे तो मैंने तो बताई थी, वर्कहॉलिक हूँ और डिटेल ओरिएंटेड हूँ, तो दोनों वीकनेस नहीं बनती, लेकिन मैंने इसको मोल्ड किया था। मोल्ड आपने मनूवर करना होता है चीज़ों की। उन्होंने कहा जी वीकनेस कैसे है, अब ये जो वीकनेस है आपकी, ये तो वर्कहॉलिक तो वीकनेस ही नहीं है। मैं कहा जी देखें, मैं ना इतना वर्कहॉलिक हूँ कि मैं काम करते करते भूल जाता हूँ कि मेरी को पर्सनल लाइफ भी है। तो मैं पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ में बैलेंस ही लूज कर देता हूँ। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। मैं काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी कर चुका हूँ। मैं बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ कि तीनों लाइफ है उसके अंदर एक बैलेंस रहे। इस तरीके से मैंने चीज़ों को घुमाया। इसी तरह डिटेल ओरिएंटेड था और मैं कहा जी मेरा तो टाइम भी बहुत लग जाता है चीज़ों को। मैं डेप्थ तक जाता हूँ, जब तक मैं जाऊँ ना मैं सैटिस्फैक्शन नहीं होती। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चीज़ों को डीपली जाता हूँ, लेकिन लेकिन मैं उस पे टाइम अब कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम लगे। ठीक है जी, कोशिश कि कम से कम लगे। तो ये इस तरीके से मैंने बता दी थी। आप नेट पे बहुत सारी सर्च कर सकते हैं। ये नहीं बताना कि मैं नमाज़ छोड़ देता हूँ तो मेरी वीकनेस है, मैं सिगरेट पीता हूँ तो मेरी वीकनेस है, ये नहीं बताना। ठीक है? और डोंट ट्राई टू शो देम कि यार आप एक बहुत बड़ी को पॉलिटिकल फिगर हैं या पर्सनैलिटी हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन नहीं दिखानी। लीडर्स करंट वो आपसे फेवरेट पर्सनैलिटीज़ पूछेंगे, फेवरेट आपसे बुक्स पूछेंगे। एक तो आपसे पर्सनैलिटीज़ पूछेंगे, पिछली सदी की भी पूछ सकते हैं, फिर आपसे बुक्स पूछ सकते हैं, फिर आपसे लीडर्स पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और एक्टर्स पूछ सकते हैं, एक्ट्रेसेस पूछ सकते हैं।
कि भी नॉर्मली एक्टर्स एक्ट्रेस तो नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा फिल्म्स पूछ सकते हैं, आइडिया होना चाहिए। पर्सनालिटी कौन सी आपको चुननी चाहिए फेवरेट? सबसे पहली बात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके लिए आइडियल हैं, कोई शक वाली बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं मेरा फादर मेरा आइडियल है, कुछ लोग कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो या याया खान हो। भाई भुट्टो याया खान को नहीं चुनना आपने। हूँ भी तो उस वक्त नहीं बताना इंटरव्यू में, शरफ नहीं, इमरान खान नहीं, नवाज शरीफ नहीं, कोई और नहीं। क्यों? वहाँ पे जो बैठे हुए हैं पैनलिस्ट, भाई उनकी अपने पॉलिटिकल लाइक्स डिसलाइक्स हैं, उनके बाइसनेस हर इंसान के होते हैं, मैं भी हूँ आप भी हैं, तो बाइसनेस हर इंसान की होती है। तो किसी की वो, कोई उसको लाइक करता है, वो डिसलाइक करता है, डिसलाइक करता होगा, वो समझ जाएगा यार ये बंदा फारिग है, फारिग करो। तो भाई बड़ा सोच समझ के सर सैयद खान को रख लें, जिन्ना साहब को रख लें, आप वसल्लम को रख लें, किसी सहाबा कराम को रख लें, ठीक है जी, इस तरह करके रख लें। कम से कम 2 मेल और 1 फीमेल, 1-2 नेशनल बाकी इंटरनेशनल, ये भी सोच लें। फेमस पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ में, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ में ये ना चुन लेना कि ट्रंप या मोदी या नेतन्याहू या इस तरह के लोग जो मोस्ट हेटेड लोग हैं, वो मेरे फेवरेट हैं या करप्ट हैं, नहीं। नॉट इवन द प्यूटन। तो आप चाइनीज़ लीडर्स की मिसालें दे सकते हैं, इन्होंने पूरे नेशन के ऊपर पहुँचा दिया, डेंग ज़ियाओपिंग था। ये भी है, शी जिनपिंग, ये भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोग इसको नापसंद भी करते हैं। कोरिया का ना चूज़ कर लेना आप लोग। तो इस तरह अरब लीडर्स हैं, अभी करंटली मौजूदा जो हैं, वो भी इतने अच्छे नहीं हैं, अरब लीडर्स जो इस वक़्त मौजूद हैं। यमन के हो गए, ईरान के हो गए, सऊदी अरब के हो गए, इराक वाले, सारे यूएई वाले। तो पर्सनैलिटी वो चुनें जो बैलेंस स्ट्राइक करे आपकी, यू हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस। उसके बाद हम आगे की तरफ आएँगे और बुक्स की तरफ जाएँगे। बुक्स आपने वो बतानी है जो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से ग्रिप है ना, लेट्स सपोज़ मेरी ग्रिप उस वक़्त थी डेमोक्रेसी के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर और नेशनलिज़्म के ऊपर। तो मैंने बता दी कि बुक ढूँढी, उसमें मैंने कहा जी फ़लाँ बंदे ने किताब लिखी है और इसके ऊपर लिखी है। मैंने कहा पूछेंगे तो मैं बता दूँगा। कोशिश करेंगे आपका फ़ेवरेट टॉपिक हो ना, उसी से घूमती-घूमती फ़ेवरेट बुक भी हो और उस ऑथर की बाकी बुक्स का भी आपको पता हो। ठीक है? तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें तैयार करनी हैं। स्ट्रेंथ वीकनेसेस का मैंने आपको बता दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपका आता है एरिया। एरिया, आपका जो एरिया है उसको आपने तैयार करना है। कैसे? लेट्स सपोज़ आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी तहसील कहीं न कहीं से ताल्लुक़ रखते हैं ना, उसके आर्ट को ढूँढ लें। उसके फ़ेमस दरवाज़े होंगे, कुछ चुबारे होंगे, कोई कोई दरिया दरवाज़े, कोई पीर, कोई इस तरह की हस्तियाँ होंगी मशहूर, कोई वली, कोई जनाब सूफ़िया कराम होंगे, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ होंगी, कोई रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ होंगी, किसी का मज़ार होगा, ठीक है जी, कोई फ़ेमस स्ट्रीट, कोई फ़ेमस चीज़ होगी, कोई फ़ेमस बिल्डिंग होगी उस इलाके की, उनको देखें, उसके ऊपर वर्क करें। बनाई किसने, कैसे बनी, कब बनी, कौन वहाँ सूफ़ी है कोई, जैसे ख्वाजा गुलाम फ़रीद है तो, या बाबा बुल्ले शाह, इनके आपको शेर याद होने चाहिए, इनकी शायरी किस चीज़ के ऊपर थी। तो ये चीज़ें कसूर वाले उनको देख के जाएँ, ठीक है? इस तरह पाकपतन वाले हैं तो इसी तरह से शेखपुरा वाले भी देख के जाएँ, वो उनको क्या नाम था उनका, जंडियाला के अंदर शेखपुरा में जो दफ़न है। इसी तरह से जो यानी कि जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं, इनको भी तैयार करके जाएँ। फिर अपने इलाके की कोई आर्ट क्राफ्ट, उसको देखेंगे फ़ेमस चीज़ क्या है। कोई डेज़र्ट है, कोई रिवर है, कोई चोलिस्तान है, कोई जनाब इस तरह की कोई चीज़ लगती है, उसकी फ़ेमस ख़ुसूसियात क्या-क्या हैं। ठीक है जी, उसको भी थोड़ा-सा देख के जाएँ। आपके इलाके की फ़ेमस एम्ब्रॉयडरी है, आम है, मुल्तान का सोन हलवा है तो क्यों मशहूर है? क्योंकि जब गंदम पक रही होती है ना, तो उसका वो जो ऊपर वाला दाना होता है सिट्टा, वो उतार के भी कच्चा पक्का होता है, तो उसको वो ले जाते हैं और वो उसका वो सोन हलवा बनाते हैं। मुँह में रखते साथ ही घुल जाता है, इसलिए वो उसका बड़ा मशहूर है सोन हलवा। ठीक है जी। इसी तरह से यानी कि आपके एरिया को भी तैयार करें। इस वक़्त आपके एमएनएज़ कितने हैं, एमपीएज़ कितने हैं, आपके इलाके के इश्यूज़ क्या हैं, आपके इलाके की फीमेल्स के क्या इश्यूज़ हैं, मेल्स के क्या इश्यूज़ हैं, एजुकेशन का लिटरेसी रेट क्या है, आपके इलाके इकोनॉमी के अंदर उसका क्या क्या चीज़ ज़्यादा, क्रॉप्स कौन-सी ज़्यादा वहाँ पे पाई जा रही है। विलेज, विलेज यार मैं भी तो गाँव से हूँ, कौन-सा फ़र्क पड़ता है? रहीम अब डिस्ट्रिक्ट तो है ना आपका, उस गाँव वो किसी तहसील में तो है, किसी डिस्ट्रिक्ट में तो है, उसको तैयार कर लेना। एरिया का मतलब होता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट को तैयार करना है। उसके एडजेसेंट कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लगते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की कितनी तहसीलें हैं,
ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट का टोटल एरिया आपको पता होना चाहिए, उसका लिटरेसी रेट आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पे बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कितनी हैं, कितने एमपी हैं, एमएनए हैं, ठीक है जी, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं और किसको नापसंद करते हैं, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं करते नॉर्मली, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर देखिए मैं पॉलिटिकल पार्टी की जहाँ तक है, आई हैव नो रिलेशन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट एज़ फार एज़ योर क्वेश्चन इज़ कंसर्न्ड सर, बीइंग अ वोटर, तो सर मैंने ये देखना है कि विच पार्टी इज़ प्रोवाइडिंग मैक्सिमम फैसिलिटीज़ टू द पीपल। सर्विस डिलीवरी क्या है, गवर्नेंस में किस तरीके से इफेक्टिव हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ किस तरह से हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, उनके पॉलिसी गाइडलाइंस, पॉलिसी पेपर, उनकी परफॉर्मेंस, तो मैं तो सर उस बेसिस पे वोट देता होता हूँ। सिंपल। सर मेरी इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी फेवरेट ही नहीं है जो डिलीवर कर सके पाकिस्तान के। तो आपसे पूछेंगे आपका इसका क्या हाल है, तो फिर आप बताएं कि सर वी नीड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन आवर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इटसेल्फ डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है ना, यानी कि घुमाना है आपने, उनको भी पता चले यार इसको चीज़ों का पता है, कोर इश्यूज का पता है। ये नहीं कह देना उतना के जी पागलों की तरह कि जी मेरी पार्टी फिला, मैं जनाब उसका मैच जीता, नो, हो भी भाई तो भी नहीं बताना आपने। कल्ट सपोर्टर भी होना किसी के, स्टॉन सपोर्टर भी होना, था वहाँ शो नहीं करवाते होते, नेवर। मेरे साथ एक, मैं आपको बताऊं, एक बंदा था, उसने ना कहीं किताब बता दी, मुल्ला मिलिटेंट मॉस्क, हुसैन हक्कानी किताब है, हुसैन हक्कानी डू यू नो, इज एंटी स्टैब्लिशमेंट आदमी है, पाकिस्तान के खिलाफ वो बड़ी उसने ज्यादतियाँ की हैं। खैर ओह उसकी फेवरेट बुक थी, ये किसी इंटरव्यू की बात मैं कर रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूंगा ना उसका बताऊंगा, ना किसी एरिया का बताऊंगा। भाईजान आप क्या समझते हैं उसको एलोकेट किया गया था, ठीक है, नहीं, तो ऐसा नहीं होता, आपने ना चीज़ें बड़ी सोच समझ के बतानी होती हैं। आपने वहाँ पे आपने वहाँ पे चीज़ों को मोल्ड करना होता है, जज्बाती नहीं होना होता, अगले को समझना होता है इस वक्त क्या डायनामिक्स चल रहे हैं, ठीक है ना। तो तालिबानों के बारे में आप क्या राय रखते हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट के बारे में आप क्या राय रखते हैं, ये जो रिफॉर्म्स हैं कहाँ कहाँ पे किस किस तरह की होनी चाहिए, इस तरह से। खैर अब हम आगे की तरफ आते हैं, तो ये मेन 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 चीज़ें थी जो वो आपसे पूछ सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकली क्या चीज़ अफेक्ट करती है, अब तक क्या चीज़ पिंच करती आ रही है। आपने नॉर्मली हो गए तो नॉर्मल होके बताना है सर मेरा बचपन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है, इट वाज फुल ऑफ जॉय एंड टॉयज, तो मेरे कोई ऐसी कोई बुरी यादाश्त इतनी नहीं है कि जिसको मैं पछता सकूँ या रिग्रेट कर सकूँ। हाँ लाइफ में एक चीज़ वो ज़रूर है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कम अज़ कम कुछ करना चाहता हूँ। मेरे अंदर कोई अल्लाह ताला को- कोई, मैं इस तरह की दुआ करता हूँ कि मुझसे अल्लाह वो काम ले बहुत अच्छा हमारे लोगों के लिए जो बेचारे इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मैं तो सर नौकरी को एक समझता हूँ कि ये एक अल्लाह की देन है, और मतलब इतना नहीं बताना लेकिन थोड़ा-सा आपने बेहतर करके बताना है कि ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जिससे हम लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। और मैंने कई ऐसे ऑफ़िसर्स देखे हैं जो डिलीवर करते आ रहे हैं, ये भी बता देना साथ। ये ऑनेस्ट भी हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से ना फिर वो आपसे पूछेंगे कि व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस डिपार्टमेंट? व्हाई यू वांट टू? व्हाई का एक बड़ा अच्छा-सा जवाब होता है आपके पास। आपने बताना होता है कि सर पहली बात तो ये है कि मैं जॉबलेस हूँ, आई नीड अ जॉब। रियलिटी यही है। दूसरी बात सर ये है कि अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं और आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली ये बोलना है कि सर करियर प्रोग्रेशन मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो मैं समझता हूँ कि मैं ये मेरे लिए बेहतर एक ऑप्शन है, तो इंसान को एक अच्छा ऑप्शन लेना चाहिए। और अगर वो पूछें कि इससे भी अच्छा ऑप्शन मिलेगा, तो फिर वो बोलेंगे, अगर वो आप बोलेंगे सर कि आई होप कि मैं इसमें एडजस्ट हो जाऊँगा, तो ये मेरे लिए बेहतर एक ऑप्शन है, ठीक है? बाकी तो सर स्ट्रगल कंटिन्यू रहती है, दैट्स इट। इस तरह करके उसके बाद फिर आगे आपने वाई के बाद बताना है कि आपने सर मेरी ये जो जॉब है, इसको आपने पढ़ना है कि ये है क्या? किस चीज़ की है? लेट्स सपोज़ आप एफआईए में जा रहे हैं, एफआईए के 11 विंग्स होते हैं टोटल। आपने उनको थॉरोली पढ़ना है, या आप पंजाब पुलिस में जा रहे हैं, पुलिस का आपको फंक्शन पता हो कि पुलिस करती क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना, पीस को इंश्योर करवाना, मेन 2 ड्यूटीज़ हैं। चोरी कुताही इसको रोकथाम करना, चोरी-चकारी को, किसी के साथ फ़ौरन इंसाफ प्रोवाइड करना, इनजस्टिस को रोकना,
ये मेन चीज़ें हैं, फंक्शन है। तो बोल रहे हैं कि सर मैं जा रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, लेबर इंस्पेक्टर हैं तो आप लेबर की बात करेंगे कि सर हमारे यहाँ लेबर के कोई राइट्स लॉज़ तो बने हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। तो मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर कम से कम उन लॉ को इम्प्लीमेंट ज़रूर करवाऊँगा, जहाँ पे भी मैं हुआ, जिस कैपेसिटी में भी हुआ, और उनके राइट्स जितने भी हैं मैं उनको दिलवाऊँगा, अपनी पर्सनल कैपेसिटी के साथ। आई हैव द पेन, मुझे ये इस जॉब से पेन में कम से कम पावर होएगी, तो मैं कम से कम उनको उनके राइट्स इंश्योर करवाऊँगा। तीसरा बात कि सर मेरी वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी इससे। यानी कि वर्टिकल का मतलब ये है कि मेरी प्रमोशन स्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, और हॉरिज़ॉन्टल का मतलब ये है कि आज मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, तो कल को मैं कहीं और होऊँगा। जिस तरह हम पीएमएस वाले हैं, तो हम हॉरिज़ॉन्टल वर्टिकल को इसलिए भी यूज़ करते हैं कि पीएमएस वाला 42 डिपार्टमेंट्स में कहीं पे भी सर्व कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में वो एसी, एडीसी और डीसी और कमिश्नर्स, और ऊपर डिपार्टमेंट में जाएँ तो सेक्शन अफ़सर से डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सारे लगे होते हैं। मुख्तलिफ़ महकमों के अंदर आप जा रहे होते हैं, डीडी लगे होते हैं, हर तरह के तो डिपार्टमेंट्स में जा रहे होते हैं। तो आपने इस तरह से बताना होता है। इसी तरह से आपने तीसरी चौथी बात कि सर मेरा जो है वो हर चीज़ से मैं लर्निंग करता होता हूँ, हर और मैं मतलब ये है कि हर चीज़ को मैं चैलेंज समझ के लर्न करता हूँ, और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मुझे बड़ा पसंद है। तो इससे डे टू डे नए-नए चैलेंजेस का बंदा सामना करता है। तो चैलेंजेस से बंदे की और ग्रूमिंग होती है, वो सीखता है। तो मेरे अंदर ये विल है कि मैं सीखूँ मज़ीद चीज़ें, मेरी बस कैपेसिटी एनहांस हो, इंक्रीज़ हो, इससे मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी, इसलिए मैं जॉइन करना चाहता हूँ। सिंपल। ज़्यादा आपने रॉकेट साइंस नहीं झाड़नी होती। खैर उसके बाद हम आगे की तरफ आते हैं। ये मैं आपको मेन टिप्स दे रहा हूँ ना आज। सेशन की बात करते हैं यार, हम बातों-बातों में बहुत आगे निकल गए हैं। सेशन में क्या-क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा? यार पहली बात तो ये है कि आपको ना इस सेशन के अंदर जो हमारा इंटरव्यू वाला है, मैं जो आपको तैयारी करवाऊँगा वो हमारी बड़ी शॉर्ट सा एक सेशन होगा, और उसी शॉर्ट से सेशन में यानी कि महीने का होगा या 20-25 दिन का होगा, मैं कोशिश करूँगा कम से कम हो। मैं आपको मैक्सिमम चीज़ों की तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा। मैक्सिमम चीज़ें क्या-क्या होंगी, मसलन इंटरव्यू को आपने तैयारी किस तरह से प्लान करनी है? प्रिपरेशन प्लान, आईपीपी, इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लान, ये आपका किस तरीके से आपने एग्ज़ीक्यूट करना है, किस तरीके से लेके चलना है। लेट्स सपोज़ आपको अब आपने वो बेसिक क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, पर्सनैलिटी के, फ़ेवरेट बुक के, फ़ेवरेट पर्सनैलिटी के, एरिये के, इधर-उधर के, दाएँ-बाएँ, दाएँ-शाएँ के क्वेश्चन छोटे-बड़े, मोटे तैयार कर लिए, अपनी पर्सनैलिटी के भी और ट्रेड्स भी और सारा कुछ भी, किन बातों पे आपको गुस्सा आता है, किन बातों पे आपको नहीं आता, गुस्से को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, इस तरह के भी आपने जवाब तैयार कर लिए। पहले तो कोशिश करेंगे जब गुस्से वाली बात पे पूछे, सर गुस्सा हर इंसान को आता है, जेन्युइन चीज़ है, बट आई ट्राई टू स्टे काम एंड कूल। और नॉर्मली गुस्से में यही होता है कि मैंने तो ये कहा था सर, कोई मेरी गाड़ी के साथ आके, अब उसके साथ आके कोई हॉर्न काफ़ी देर तक हॉर्न बजाता रहे तो तब मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आता है। ये इरिटेट करता है मुझे। तो ये इन इस तरह से मैंने ना थोड़ा-सा मैनिपुलेट करना पड़ता है चीज़ों को। अब आप ये कहें कि मेरे बारे में फ़िलहाल को बंदा गलत बात करता है, मुझे तप चढ़ जाती है, मुझे गुस्सा आ जाता है, यार ये तो हर बंदे के खिलाफ बातें होती हैं। मेरे खिलाफ भी होती होंगी, आपके खिलाफ भी होती होंगी, हर एक के खिलाफ। लोग कुछ कहते हैं, हम किसी का मुँह नहीं बंद करवा सकते, तो ऐसे। आप वो पूछें किस तरीके से टैकल करते हैं? बोले सर वो हॉर्न बजाता रहता है, शीशा ऊपर होता है गाड़ी का, थोड़ी देर के लिए सिग्नल बंद होता है, अगर शीशा खोल के उसको कह देते हैं कि यार मेहरबानी कर, दैट्स इट। या अगर किसी और बात पे गुस्सा आता है तो मैं पहले देखता हूँ मुझे गुस्सा आया क्यों, किन बातों पे है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, मेरे एंड पे क्या गलती है, मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। यानी कि आप खुद को करेक्ट करने वाली उनको बताएँ कि यार मेरे अंदर अगर ये चीज़ है भी तो मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से ना आपने ये इस तरह बताना होता है कि यार मैं लर्न भी करता होता हूँ। आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लान में आपने जो सबसे पहले आपने करनी है तैयारी पाकिस्तान के बारे में। सबसे आपने पहले इंटरव्यू को डिवाइड कर लेना है। एक आपने साइकोलॉजिकल पार्ट आपका बन गया, एक आपकी पर्सनैलिटी हो गई जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू और ये वो सारा कुछ। तीसरा हो गया ये पॉलिटिकल इश्यूज़, फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ और सोशल इश्यूज़।
अच्छा, अब हम आते हैं पॉलिटिकल की तरफ। यार पॉलिटिकल इश्यूज़ हमारे बहुत सारे हैं। आप लोग लिखना है लिखते जाएँ, लिस्ट बनानी है लिखते जाएँ, ठीक है जी? लिखना है लिखते जाएँ, ब ब मैं बताता जाता हूँ आपको। पॉलिटिकल इश्यूज़ में सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान का जो इश्यू है, इस वक़्त वो गवर्नेंस का है। उससे भी बड़ा जो इश्यू है, वो इस वक़्त जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर कोई मुझसे पूछता है तो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों है? उसके पीछे क्या वजूहात हैं? रीज़न ये है कि यार इलेक्शन का मैंडेट कुछ पार्टीज़ कहती हैं कि यार ये रिगिंग होती है। कुछ पार्टीज़ ये कहती हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वायलेशन हो रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हमारा जो ये आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूँगा वैसे। जब कल जब मैं पढ़ाऊँगा तो बड़ा स्लो-स्लो करके एक-एक टॉपिक को खोल के पढ़ाऊँगा, आज सिर्फ़ ओवरव्यू दे रहा हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हाइब्रिड रेजीम है, यानी कि मिक्सचर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो उनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल रोल बहुत ज़्यादा है और वो स्टेट के पैरेलल स्ट्रक्चर उनका एक खड़ा हुआ है। अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस मीन आपको पता ही है खिलाई मखलूक। कुछ लोग जो कहते हैं, मैं नहीं समझता। इसी तरह से आगे जो है वो दूसरी बात ये कि यार हमारे यहाँ जो मसला ये है कि इलेक्शन अगर ट्रांसपेरेंसी हो इलेक्शंस के अंदर, फेयर हो, तो मसले हल हो जाएँगे, अवाम का मैंडेट पता चल जाएगा। फिर हमारी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेशनल कोई नहीं है पॉलिटिकल पार्टी। पीटीआई तो केपी में, नून पंजाब में है, सिंध में पीपी है, ऐसे करके आपने बताना है। यानी कि ये मेजर इश्यूज़ पाकिस्तान के पॉलिटिकल के इश्यूज़ हैं पॉलिटिक्स के। उसके बाद आता है आपके कि यार हमारा गवर्नेंस के भी इश्यूज़ हैं, फिर हमारे इकोनॉमी के भी इश्यूज़ हैं। इकोनॉमी का टॉपिक मैं आपको अलग पढ़ा दूँगा, वो अलग एक टॉपिक है। जैसे मैं इकोनॉमी है तो उसमें ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक इकोनॉमी, व्हाइट इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी होती क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? जीडीपी क्या होती है? जीएनपी क्या है? रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, पावर परचेजिंग पैरिटी, सीपीआई, सेंट्रल जो है ना क्या कहते हैं? सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट और सर्कुलर डेट क्या है? और उसके बाद आपका मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनती है? फिस्कल पॉलिसी कैसे बनती है? बजट कैसे बनता है? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स आईएमएफ के किस तरह से होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व क्या होता है? आईएमएफ की क्या पॉलिसीज़ हैं? हमारा टैक्स नेट क्या कितना है? कैसे बढ़ता होता है? डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? यानी कि टोटल सारा कुछ। ये इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, फिर 7, 5, 6, 7 आपको मैं लिखवा दूँगा, आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 सर, नंबर 2, नंबर 3 इंटरव्यू में ही इस तरह से कहना होता है। नंबर वो आपसे पूछता है, जेंटलमैन व्हाट आर द 5 मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस? आप बताएँगे। सर नंबर 1 इज़ यस, नंबर 1 is sir we have poor industrialization due to the Bhutto's decision of nationalization. Pakistan is still facing poor reindustrialization, poor industrialization. दूसरी इसकी वजह ये है कि कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है या पुअर है। तीसरी वजह आपने दूसरी वजह आपने बता दी है, एक वजह है। और इसी की वजह से लेस एक्सपोर्ट्स हैं हमारी और मोर इम्पोर्ट्स हैं, ये एक वजह आपने बताई। इस तरह करके आपने बताई। फिर नंबर 2 इकोनॉमी की दूसरी वजह क्या है? सर आवर पुअर टैक्स नेट, आवर टोटल टैक्स पेयर्स आर 32 lakhs, our tax net is very low. Why? Because there's a huge tax evasion and tax avoidance in Pakistan. टैक्स कलेक्शन हमारी एफबीआर का टारगेट इस साल का इतना है बस। नंबर 3 पे ऐसे आपने जवाब देना है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, तो आपने यूं जाना है ऊपर। मैं ट्रेन करवा दूंगा आपको, डोंट वरी, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लाई करेंगे आप इंशाल्लाह। तो ये आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ 18वीं तरमीम है, उसमें क्या इश्यूज़ हैं? क्या उसको रोल बैक होना चाहिए? क्या-क्या उसमें तरमीम होनी चाहिए? या ये जो की गई थी, ये क्यों की गई थी? इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? उसके बाद सूबे नैब बनने चाहिए, नैब नहीं बनने चाहिए। यानी कि पॉलिटिकल इश्यूज़ को ही खाली मैं आपको बता रहा हूँ आगे। इसके आगे लाइन लगा के पॉलिटिकल इश्यूज़ हमारे 15-20 पॉलिटिकल इश्यूज़ आपने 10 निकाल लेने हैं कि यार सूबों के इंटर प्रोविंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं इस वक़्त। 18वीं तरमीम के हैं, वाटर के हैं और इस वक़्त गवर्नेंस के हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डेमोक्रेसी का फ्यूचर पाकिस्तान में, जुडिशरी का निज़ाम है, ठीक है? ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या-क्या रिफ़ॉर्म्स लानी चाहिए हमें, ये सारा पॉलिटिकल के अंदर आ जाता है ना।
ठीक है, गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस किस तरीके से हमें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। और इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक का फिर मैंने सारा बता दिया। सोशल इश्यूज़ हैं तो पहले 10 पॉलिटिकल सोशल इश्यूज़ की आप लिस्ट बनाएँगे आप। कल मैं आपको सारे पढ़ाऊँगा, आपने बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे? लेट्स सपोज़ सोशल इश्यूज़ की आपने सोशल इश्यूज़ पॉवर्टी, क्राइम, करप्शन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह के बड़े सारे इश्यूज़ हैं। तो आपने उनकी लिस्टें बनानी है, उनकी उनकी तैयारी कैसे करनी है? उनकी तैयारी करनी है भाई, क्यों है, व्हाय? उसमें फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स भी ऐड करेंगे। फिर आप उसकी रीज़न्स देंगे कि क्यों है पॉवर्टी, फिर कॉजेज़ देंगे कि पॉवर्टी से होता क्या-क्या है। 3-4 कॉजेज़ और 3-4 सॉल्यूशंस। अच्छा, पॉवर्टी के ये सॉल्यूशन है। और फिर कोई इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी जो इंटरनेशनली जिन्होंने पॉवर्टी को ओवरकम किया है। ओवर पॉपुलेशन है, ऐसे इंटरनेशनल मॉडल्स आप बताएँगे। पॉवर्टी पॉपुल इन हमारी क्यों है पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके फैक्टर्स क्या हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएँ मुझे। अभी बताएँ आप। मुझे कोई 5 पॉलिटिकल पॉपुलेशन फैक्टर बताएँ जिसमें जिससे से हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों हो रहा है बताएँ? हुँ? हाँ जी। तो ये हाँ जी, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग ड्यू इन्फ्लेशन नहीं इन्फ्लेशन हाउ? बट बताएँगे आप कैसे? ठीक है ना? अच्छा, रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें आपने बतानी है और उधर आपने टिप्स भी बतानी होती हैं। सर नंबर 1 इज़ दिस, नंबर 2 दिस, नंबर 3 इज़ दिस, फर्स्टली, सेकंडली, थिर्डली, फोर्थली, फिफ्थली ऐसे करके बताना होता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल के, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद आपने फिर लीडिंग आंसर्स भी देने होते हैं। सर वी कैन कंट्रोल आवर पॉपुलेशन बाय अडॉप्टिंग दिस मॉडल, दैट मॉडल। हालाँकि पूछे ना पूछे आपसे। उसके बाद आपने ग्रोथ रेट भी बताना होता है। यानी कि पॉपुलेशन अगर आप तैयार कर रहे हैं, तो उसकी इच्ची-बिच्ची तैयार करें। क्राइम तैयार कर रहे हैं, तो उसकी इच्ची-बिच्ची तैयार करें। क्राइम की टाइप्स क्या हैं? क्राइम किस-किस नौयत के हो रहे हैं? क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? रीज़न्स क्या है? कैसे कंट्रोल करें? लॉज़ कौन-कौन से गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, इसको कंट्रोल करने के? ठीक है ना? इस तरह से आपने पॉलिटिकल इश्यूज़ तैयार कर लेने हैं और इस तरह से सोशल इश्यूज़ आपने तैयार कर लेने हैं। सोशल इश्यूज़ की लिस्ट मैं आपको बनवा दूँगा, ये मैं आपको तैयारी करवा दूँगा। ये जब आपके हो जाएँगे, फिर हम चले जाएँगे आपके रीजनल इश्यूज़ की तरफ। रीजनल इश्यूज़ क्या-क्या हैं? हमारे रिलेशंस पाकिस्तान के किस तरीके से, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी चाइना के साथ किस तरह की है, सऊदी अरब, ईरान के साथ कैसी होनी चाहिए? ईरान, सऊदी अरब के क्या रिलेशन हैं? उसमें इंटरनेशनल भी आ जाएँगे ना। इंडिया और चाइना के और चाइना और यूएसए के रिलेशंस, पाकिस्तान का रोल, ये जो वॉर चल रही है यूक्रेन-रशिया वॉर, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है? नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं इसके? सेंट्रल एशिया में इस वक़्त क्या खिचड़ी पक रही है? मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है? पैलेस्टाइन का क्या सीन है इज़राइल के साथ और ये वो सारा कुछ ना, ये सारा आपको मैं बताऊँगा। यूएन का रोल हो गया, इंटरनेशनल एक्टर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, ग्लोबल इकोनॉमी, जीडीपी सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो ये हो गई एक साइड इंटरव्यू की। दूसरी जो साइड है इंटरव्यू की, इसमें फिर थोड़ी पाकिस्तान अफ़ेयर्स की हिस्ट्री आ जाएगी और उसके बाद साथ ही पाकिस्तान अफ़ेयर्स की हिस्ट्री के साथ-साथ आपको प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन में आपको तैयारी करवा दूँगा, क्योंकि वहाँ से पेपर में पूछ लेता होता है आपसे। और थोड़ी बहुत इस्लामियात। ठीक है जी। और भी काफ़ी सारी हमारी इसके अंदर चीज़ें आ जाएँगी। जैसे अगर कोई लेट्स सपोज़ किसी के स्पेशलाइज़्ड लेबर है, तो आईएलओ कब बनी? पाकिस्तान में कब बनी? लेबर के कौन-कौन से लॉज़ हैं जो इंटैक्ट हैं? लेबर की इस वक़्त डेली वेजेस कितनी गवर्नमेंट ने रखी हैं? पेसी क्या काम करती है? ठीक है, सोशल वेलफेयर का क्या कांसेप्ट है? सोशल वेलफेयर स्टेट क्या होती है? क्या पाकिस्तान एक सोशल वेलफेयर स्टेट है? हुँ? पाकिस्तान का सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? अफ़गानिस्तान है या इंडिया है? पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन क्या पाकिस्तान के लिए हमेशा एक एसेट रही है या एक आप समझ लें कि हमारे लिए एक लायबिलिटी रही है? सी-पैक के नेगेटिव्स बताएँ। सी-पैक के 5 नेगेटिव फैक्टर बताएँ। बताएँ आप। ठीक है जी, तो ये इस तरह की चीज़ें आपने ना बतानी होती हैं। सी-पैक के नेगेटिव्स क्या हैं? ठीक है? अच्छा, टूरिज़्म है, उसके अलावा और बड़े सारे फैक्टर्स हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज है, वाटर स्कैर्सिटी है, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि आपने तैयार करने हैं। मैं आपको तैयार करवाऊँगा सारे के सारे।
पाकिस्तान की हिस्ट्री है पूरी की पूरी, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा इंटरव्यू के जीके के सेशन में, ताकि आपकी ना क्लैरिटी हो जाए चीज़ों की। ठीक है, इस्लामियात यहाँ से पूछता होता है आपका बस। तो फिर आपके स्पेशलाइज्ड तैयारी होती है जो आपके डिपार्टमेंट की होती है। आपका किस चीज़ का इंटरव्यू है उस पे आपको डिपेंड करता है। फिर हम लोग मुझे जो बता देंगे, मैं उस डिपार्टमेंट के हवाले से आपको सारा कुछ बताऊंगा उससे क्या क्या एमसीक्यूज इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस है तो मैंने पुलिस के जब सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवा रहा था तो मेरे इंटरव्यू का 50% फोकस पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर होता था, उनके लॉज के ऊपर, उनके मॉरर के ऊपर, रजिस्टर्स के ऊपर, एफआईआर के तरीकाकार के ऊपर, बेल के ऊपर, रिमांड्स के ऊपर, सेक्शंस के ऊपर। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस होता था। तो इस तरह से तहसीलदार है तो रेवेन्यू लॉज, उनकी चीज़ें, बेसिक चीज़ें वो हो गई। वो आपसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा होता इन चीज़ों का, लेकिन थोड़ा सा पूछ लेता है, 20 10 15 15 20% डिपार्टमेंट की चीज़ें, उसकी चीज़ें। मेन असल तैयारी ये है जो मैं आपको पहले बता दी है, जो मैं आपके करवाऊंगा हमारे 1 महीने के सेशन में, या 15 20 20 25 दिन का सेशन होगा, जितना भी दिन चला इंशाल्लाह। तो यहाँ तक मेरा आई एम डन। कोई और क्वेश्चन है आपका तो मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। फी का एडमन को पता होगा, हाफिज साहब से पूछ लें आप, ये चीज़ें वही डील करते होते हैं। यार बाकी ना आप लोग थोड़ा सा ना अब ये सोचेंगे नौकरी लेनी है, छीननी है आपने, ये ना समझ के घर पे हाथ रख के बात बांध लें के बैठ जाएं घर पे कि यार हम तो नौकरी मिल नहीं सकती। नो, दैट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट। हम जिन इलाकों से आए हुए हैं, उठ के अगर आपको पता चल जाए तो आप कहेंगे कि यार अच्छा, अब वो इलाके हैं जहाँ पे एजुकेशन का ना होने का कंसेप्ट है। तो यार अगर हम वहां से उठ के आके टाट पे बैठ के पढ़ने वाले आके पीएमएस में लग सकते हैं, तो आप लोग में क्या कमी है? सब कुछ हो जाता है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ना विल होनी चाहिए आपके अंदर, ये जज्बा होना चाहिए कि मैंने बनना है और बन के दिखाना है। जब ये जज्बा होगा ना, आप खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाएंगे। और तैयारी का लेवल जब आपका, तभी आपका बूस्टअप होगा जब आपको चीजें आएंगी, आना शुरू करेंगी। और कब आएंगी? जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। कल की क्लास में बताऊंगा आपको ड्रेस वगैरह के बारे में। कन्फेशन नहीं, कंसेशन होती है। असिस्टेंट का काम बेसिकली ये होता है कि रिकॉर्ड कीपिंग, कंप्यूटर के बैठ के टाइपिंग करना, नोटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, चीज़ों का रिकॉर्ड रखना। एक है मैनुअल ऑफ सेक्रेट इंस्ट्रक्शन, मेरे पास शायद पड़ा होगा, दिखाता हूँ। हम्म, यार ये ना कुछ किताबें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने ये पीएमएस करने के बाद पढ़नी होती है। ये एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है, कानून शहादत हो गया, यानी कि बहुत सारी किताबें हैं। ये कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग हो गई इस तरह से। वो नीचे रजिस्ट्रेशन एक्ट पड़ा है, और पंजे पेपरा पड़ा हुआ है। उसके बाद ये जनरल क्लॉजेज एक्ट है। उसके बाद ये कॉलोनाइजेशन और ऑफ गवर्नमेंट लैंड। उसके बाद ये आपका फाइनेंशियल डेलीगेशन हो गई आपकी। उसके बाद ये आपका सीपीसी हो गया। यानी कि कहने का मकसद ये कि बहुत सारी किताबें हैं इस तरह से आपकी। ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये सिविल सर्विसेज के लॉज हो गए, ये सिविल सर्विस रूल्स हो गए। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स है, पंजाब गवर्नमेंट ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस है, ये ट्रेजरी और सब ट्रेजरी रूल्स हैं। और ये एस्टा कोड, इतनी बड़ी मोटी किताब एस्टा कोड, इसके अंदर सारी पॉलिसीज
लिखी हुई हैं। जैसे इसके अंदर एज रिलैक्सेशन की पॉलिसी, ठीक है जी, इसके अंदर पिडा है, पॉलिसीज हैं, कंडक्ट रूल्स हैं, रिवाइज लीव रूल्स हैं, और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को किस तरह से ट्रीट करना है, बहुत सारी पॉलिसीज हैं। तो यानी कि ये आपने इस तरह से, और यार बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास जो पढ़ी हुई हैं, सारी लॉज की जो आपने पीएमएस करने के बाद पढ़नी होती हैं, जो हमने पढ़ी हैं। तो कहने का मतलब ये, और इसी को पास भी किया अभी हमने, वो जो एफपी दी हमने, फाइनल पासिंग आउट एग्जाम जो हमारा होता है, वो 8 पेपर होते हैं, और 8 उन एक एक पेपर में 10-10 लॉज होते हैं, 70-80 लॉज बन जाते हैं। वो हमने भी पास किए सारे पेपर अल्हम्दुलिल्लाह, पहली गो में पास हो गए हैं। पीपीएससी लेती होती है वो भी, पीएमएस करने के बाद होते हैं ये 2-3 साल बाद। तो यार अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप लोगों में क्या मसला है? लेकिन पीपीएससी हो जाता है, पीपीएससी क्यों क्लियर नहीं? इतना बड़ा हवा बना हुआ है यार, इतने हजारों लोग कर जाते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। वजह क्या है? सिस्टमेटिक तैयारी नहीं है। अभी मैंने डेमो दिया दूसरे जीके का, उसको आप देख लें कि तैयारी मैं किस तरह से करवाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। जिस जब से आपने उस पैटर्न पे तैयारी शुरू की, अब तो काम आसान है। चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोग खाएं खाना शाना, और इसको स्टॉप करते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप एडमन से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।